हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए शिवमूर्ति की लिखी हुई कहानी भरतनाट्यम। कहानी हर साहित्यकार की सबसे प्रिय विधा होती है। शिवमूर्ति जी भी इस विधा के लेखन में हस्तदक्ष रहे हैं। उन्होंने कहानी साहित्य के जगत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रेमचंद के समान उन्होंने भी अपनी कहानियों का कथ्य सामाजिक धरातल पर उकेरा है। उन्होंने अपनी कहानियों में गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र, दलित समस्याएं, स्त्री की वकालत आदि भावनाओं को विषय बनाया है। कहानी विधा के रूप में मानो लोक जीवन को साहित्य में रूपायित किया है। आज की कहानी का शीर्षक है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहानी में ऐसे परिवारों की कहानी को उजागर किया है जहाँ चारों ओर मुसीबतों का जंजाल है और एक व्यक्ति नैतिकता और आदर्श के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ उसे चारों ओर से गिरा देती हैं। इस कहानी में शिवमूर्ति जी ने बेरोजगारी की समस्या को भी उजागर किया है। प्रस्तुत है आपके समक्ष उनकी कहानी भरतनाट्यम, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। अभी भी तुझे भिनसार नहीं हुआ है क्या रे? बाप का क्रोध और घृणा से चिलचिलाता हुआ स्वर कानों में पड़ता है तो मैं झट से चादर फेंक कर उठ बैठता हूँ। बस 1 मिनट की देर हो गई। सोच ही रहा था कि अब उठूँ, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। डांट खाने का ये मौका बचा लेता तो वे कोई और मौका ढूंढ निकालते, बल्कि डांटने का एक चांस खो देने की चिढ़ उन्हें और भी आक्रामक बना जाती। जिसने गाली फटकार सुनाने की कसम ही खा ली हो, उससे कब तक भागा जा सकता है? उन्हें तो मेरे उठने, बैठने, देखने, चलने, यहाँ तक कि आंखों की पलकें उठाने गिराने के ढंग तक में खराबी नजर आने लगी है। साला चलता कैसे है शोधों की तरह? चलता है तो चलता है, साथ में सारी देह क्यों ऐठे डालता है? दरिद्रता के लक्षण हैं ये, घोर दरिद्रता के। मांगी भीख भी मिल जाए इस हरामखोर को तो इसके पेशाब से मुँह छुड़ा दूंगा। और देखता कैसे है? शनिचराहा। इसकी पुतली पर शनिचर वास करता है। सोने पर नज़र डालेगा तो मिट्टी कर देगा। ससुर जमाई ही लेता रहेगा या चारपाई भी छोड़ेगा? देख लेना, ये चारपाई भी 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। मैं झट चारपाई से नीचे उतरकर बिस्तर समेटता हूँ। चारपाई हटाने में जरा सी देर होते ही वे चीखने लगेंगे। तोड़ डाल, धूप में ना टूटे तो मिट्टी का तेल डालकर फूंक दे। अंदर दरवाजे में मेरी पत्नी जाँच चला रही है। शायद काफ़ी देर से लगी है। 3-4 किलो आटा मेडरी के गिर्द इकट्ठा हो गया है। चेहरे पर पसीने की धाराएं बह रही है। ब्लाउज पसीने से तर है और आंचल नीचे सरक गया है। वो सिर उठाकर मुझे देखती है। स्वच्छ चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें। उसके स्वस्थ, सुडौल और युवा शरीर को देखकर मेरे मन में कुछ होने लगता है, पर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जब से जाड़ा कुछ कम हुआ, मैंने पत्नी के साथ सोना बंद कर दिया है। उसारे में अकेले सोने लगा हूँ। जब से पत्नी को तीसरी लड़की पैदा हुई, बाप की बड़बड़ाहट ने लाज और मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी। 1 घंटा दिन रहते ही चरखा शुरू कर देते हैं। साला शाम होते मेहरारू की टांगों में घुस जाता है। 4 साल में 3 पिल्लियाँ निकाल दी। खबरदार, अगर चौथी बार मूस भी पैदा हो गया तो बिना खेत बाड़ी में हिस्सा दिए अलग कर दूंगा। लगातार 3-3 बच्चियों को जन्म देने के बाद भी पत्नी की शारीरिक भूख भले ही कम ना हुई हो, पर मेरी भूख जरूर कम हो गई है। अब तो हफ्ते 10 दिन में 1-8 घंटे का मौका ही काफ़ी है। फिर भी जाड़े भर बाप की गालियाँ और ताने सहते हुए मुझे घर में यानी पत्नी के साथ सोना पड़ा था, क्योंकि ओढ़ने की समस्या थी। दोनों बड़ी लड़कियाँ अपनी दादी के पास सोती थीं और हम दोनों के हिस्से में एक रजाई पड़ी थी, जिसमें इस साल एक तीसरा जीव भी हिस्सेदार बन गया था। यद्यपि पत्नी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि बाप के तानों और गालियों की परवाह किए बगैर मैं उसके साथ ही रात में सोता रहूं, किंतु मेरी हया पूरी तरह मरी नहीं थी और जाड़ा कुछ कम होते ही मैंने एक सेकेंड हैंड कंबल खरीदकर ओसारे में सोना शुरू कर दिया था। सोचा था इससे बाप की गालियाँ कम हो जाएंगी। जी हाँ, बाप ही कहना ठीक लगता है। लगता है बाप नहीं, बाघ कह रहा हूँ। दोनों ही के नाम पर मेरे आगे लाल लाल आंखें कौंध जाती हैं। पिताजी संबोधन उनके लिए ठीक नहीं बैठता। मेरे ख्याल में पिताजी बहुत ही पालतू, सीधा साधा जीव होता होगा, जो प्रायः शहरों में पाया जाता होगा, या फिर प्राइमरी अथवा मिडिल स्कूल का चोटी धोती धारी गुरुजी होता होगा।
चारपाई रखकर बाहर आते हुए एक बार फिर पत्नी पर नज़र डालता हूँ। उसकी आंखों की चमक सही नहीं जाती। महीनों हो गए हैं उससे सहवास को। उसके असाधारण स्वास्थ्य से अपनी तुलना करने पर हीन भावना उभरती है। सारी उम्र किताबों में गुजार दी, थोड़ा भी ध्यान देता तो कम से कम देह मुँह तो देखने लायक रहता। बाहर मढ़े में पिताजी बड़बड़ाए जा रहे थे। चलिए एक आध बार पिताजी भी कह लेता हूँ। उनके बड़बड़ाने का तात्पर्य ये था कि बड़ा भाई 1 घंटे रात रहते खेत में जा चुका है और ये साला डिप्टी कलेक्टर की तरह दोपहर को चारपाई तोड़कर उठता है। बीच बीच में वे माँ के साथ यौन संबंध स्थापित करने की धमकी भी देते जाते हैं। मैं उनकी बातों की परवाह किए बगैर शौच के लिए नहर की तरफ बढ़ जाता हूँ। दिल में कुछ हौल मारने लगता है। मैं लाख बेरोजगार हूँ, लेकिन पिताजी की तरह बदनाम तो नहीं हूँ। मेरे चरित्र पर कोई उंगली तो नहीं उठा सकता। उनके हमजोली उनके बारे में बताते हैं। बहुत कुछ सुनने को मिलता है। चोरी चकारी के मामले में ये बदनाम हुए थे, औरतों के पीछे हाथ पैर ये तुड़वाए थे और आज बूढ़े होने पर मढ़े में शंकर भगवान, हनुमान जी और काली माई के कैलेंडर टांग कर, शंख घंटा बटोर कर, कंठी माला लटका कर और चंदन टीका लगाकर महंत बन गए हैं। मेरी नज़र में तो जितने कुमारगी और ढोंगी पुरानी पीढ़ी रही है, उसकी चौथाई भी नई पीढ़ी नहीं है। फिर भी लोग नई पीढ़ी को मुफ्त में। रास्ते में गढ़ी के किनारे माँ गोबर पाथ रही है। एक नज़र मेरी तरफ डालती है, निर्विकार, निर्लिप्त, और फिर सिर नीचा करके हाथ चलाने लगती है। अरसा हो गया माँ से कोई बात किए हुए। जब से मैं सेक्रेटरिएट की क्लर्की से निकाला गया, उसने बोलना ही बंद कर दिया है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। कभी कभी तो रोना आ जाता है। अपनी सगी माँ सिर्फ इसलिए मौन साध कर बेटे को जला रही है क्योंकि उसका बेटा, जिसे उसने पेट काट कर एक एक पैसा जोड़कर 14 वर्ष तक पढ़ाया, बेकार बैठा हुआ है। आशा रही होगी कि उसका पैसा मैं सूद के वापस आएगा, लेकिन मूल भी डूबता देखकर वो असहिष्णु और आक्रामक हो उठी है। इसकी अभिव्यक्ति वो मेरे प्रति मौन व उपेक्षा प्रदर्शित करके तथा मेरी पत्नी के प्रति उसके बाप और भाई से उसका यौन संबंध जोड़कर करती रहती है। उसका विश्वास है कि पहले मैं बड़ा ही लायक और भाग्यवान था, पर जब से मेरी कुलच्छनी पत्नी इस घर में बहू बनकर आई, इस घर में शनिचर की पैठारी हो गई। मैं माँ को बेहद प्यार करता हूँ। पिताजी के अत्याचार और तानाशाही तले वे तिल तिल करके जली हैं। मेरे पास 1000 रुपये होते तो मैं उनके पैरों पर रखकर आज ही मना लेता, पर मुझे देखकर वे अपना हाथ गोबर पर और ज़ोर ज़ोर से पटकने लगती हैं। लगता है ये हाथ गोबर पर नहीं, मेरे गालों पर पड़ रहा है। थप थप, और मेरे चेहरे पर गोबर छोप उठा है। नहर में स्नान करके मैं वापस आता हूँ। तब तक पिताजी पूजा पर बैठ चुके हैं। 5 मिनट के हनुमान चालीसा और 2-4 इधर उधर के दोहे सोठों के सहारे वे पता नहीं कैसे 2 घंटे काट देते हैं। मैं तार पर अपना गीला जांघिया डालने लगता हूँ। तभी मेरी बड़ी लड़की आकर बताती है, रोटी बन गई है। मैं अंदर जाने लगता हूँ तो पिताजी टोकते हैं, दूध बच्चों के काम भर का ही होता है, जीभ को कंट्रोल में रखने की आदत डालो। जब से भैंस भी आई है, शायद ही कभी मैंने अपने मुंह में दूध मांगा हो, और बिना मांगे कौन कहे, मांगने पर भी उसके मिलने के कोई लक्षण नहीं है। एक बार खाना खाते समय पत्नी ने न जाने कैसे 1 गिलास दूध लाकर बगल में रख दिया था। मुझे पता नहीं था कि इसे वो भाभी और माँ की चोरी से दे रही है, लेकिन आखिरकार भाभी ने उसे देख ही लिया था। इसकी सूचना उन्हें तुरंत माँ को दे दी थी। माँ ने आकर गिलास तो नहीं छीना, लेकिन झुककर ऐन अच्छी तरह गिलास में झाँक कर उन्होंने तसल्ली कर ली थी कि भाभी का अभियोग राई रत्ती सच था। मुझे इतना मलाल हुआ कि दिल में आया दूध का गिलास उठाकर आंगन में फेंक दूं। निश्चय ये माँ और भाभी के मुंह पर तमाचा मारने जैसी बात होती, पर मैं भी क्या कम घटिया हूँ। पाव भर दूध का लालच कर गया था, और उसके बाद पत्नी को हफ्तों नहीं महीनों भाभी और माँ के ताने सुनने पड़े थे। साड़ बनाना चाहती है भतार को। 3 बेटियां ब्याहने के बाद भी गर्मी कम नहीं हुई है। पलटन तैयार करने की कसम खाकर आई है मायके से। इस हरजाई की कोख में लड़का फल सकता है भला? पर मेरी पत्नी अब भी कभी कभी मौका पाकर सबके लेट जाने के बाद रात में गर्म दूध का गिलास मुझे दे जाती है। इसमें सहज स्नेह कम और एक निहित स्वार्थ अधिक होता है, विचित्र स्वार्थ। सबको पता है कि भैंस दोनों जून में मिलाकर 5 सेर दूध देती है, जिसमें से 1 तोला भी बेचा नहीं जाता। बेचने की ज़रूरत भी नहीं है। खेती में कम से कम इतना तो पैदा हो ही जाता है कि पूरे परिवार के खाने पीने के लिए पर्याप्त हो सके।
बच्चों की ज़रूरत का हवाला देना भी बेईमानी है, क्योंकि इस घर में सिर्फ भाभी जी के दोनों लड़कों को ही ये छूट है कि वे जब चाहें जितना चाहें दूध पी सकते हैं। मेरी बच्चियों को खाना खाते समय जो मिल गया सो मिल गया। कपड़े लत्ते देने के मामले में भी यही पक्षपात होता है, और बच्चों में भी कोई अवचेतन शक्ति अवश्य निहित होती है, जिससे वे बिना बताए आसपास के वातावरण की अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुमान लगा लेते हैं। मैंने कई बार देखा है, जब अमर और विनोद आंगन में दूध पी रहे होते हैं, मेरी बच्चियां भाभी जी के गिर्द खड़ी होकर चुपचाप हसरत भरी नज़रों से खाली होते गिलासों को टुकुर टुकुर ताकती रहती हैं, पर कभी भूल कर भी हट नहीं करती कि वे भी अमर और विनोद की तरह दूध पिएंगी। उनमें इतनी दीनता कहाँ से आ गई? उनमें बाल सुलभ जिद क्यों नहीं है? जन्म लेते ही इतनी प्रौढ़ता कैसे आ गई? ज़्यादा दिनों की बात नहीं हुई, मैं ताखे पर कोई किताब ढूंढ रहा था। अमर और विनोद दूध पीने के बाद जूठा गिलास आंगन में रखकर बाहर निकल गए थे। तभी मेरी 2.5 साल की मझली लड़की डरी डरी सी चौकन्नी नज़रों से आसपास देखती हुई आंगन में आई और एक गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया, पर गिलास में सिर्फ फेन शेष था, जिसे उसने उंगली से चाटना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर गहराया हुआ आत्मतोष उभर रहा था। तभी बाहर से हरहराती हुई भाभी आंगन में आई। गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर जाकर दोनों लड़कों को पीटने लगी। हरामजादों, पीना नहीं होता तो पूरा गिलास क्यों भरा लेते हो? कंजड़ियों को पिलाने के लिए? रसोई में जाकर पीढ़े पर बैठ जाता हूँ। भाभी मुझे देखते ही किसी काल्पनिक व्यक्ति या परिस्थिति के विरुद्ध भुनभुनाने लगती हैं। सिकी हुई रोटी को कठौते में इतनी जोर से पटकती हैं जैसे कठौता कठौता ना हो, 7 दुश्मनों का सिर हो। मैं जानता हूँ भाभी की कल्पना का ये सिर मेरे अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। उनके चेहरे पर गुस्सा है। भाभी के चुचके चेहरे पर गुस्सा आता है तो उनकी कुरूपता और भी बढ़ जाती है। बचपन में डाइन या चुड़ैल की जो कल्पना करता था, भाभी उसी का साक्षात प्रतिरूप नजर आती हैं। शायद ये गुस्सा खाना बनाते बनाते तंग आ जाने के कारण है। कोई और कार्य होता तो अब तक ये कभी का मेरी पत्नी के जिम्मे पड़ चुका होता, लेकिन भंडार का मामला, इसकी चाबी सौंपने का मतलब है पूरी गृहस्थी का चार्ज सौंप देना, जो संभव नहीं है। भाभी एक थाली में कुछ रोटियां और शाम का बना साग रखकर मेरे आगे सरका देती हैं। ठंडे साग को गर्म कर दिया होता तो एक आध रोटी और खाई जा सकती थी। बगल की कोठरी में पत्नी बड़ी लड़की को डांट रही है। मैंने कभी इन लड़कियों पर अपना प्यार प्रकट नहीं किया। सच तो ये है कि 24 साल की उम्र में 3 बच्चों का बाप हो गया हूँ, ये सोचकर ही रोना आता है। दिल में आता है मड़हे में पूजा कर रहे बाप का शंख घड़ियाल उठाकर गड़ही में फेंक दूँ। आखिर क्या अधिकार था उन्हें 5 साल की उम्र में मेरी शादी करने का? कभी कभार पत्नी के सामने अपनी नसबंदी कराने का प्रस्ताव रखता हूँ तो वह इतनी गमगीन हो जाती है जैसे मैं उसका गला काटने का प्रस्ताव रख रहा हूँ। मेरी कमर के गिर्द लिपटी उसकी बाहें सुन्न पड़ जाती हैं। उसकी नज़र में बैल बधिया करना और आदमी की नसबंदी करना एक ही बात है। उसे कितनी बार समझा चुका हूँ कि दोनों में बहुत फ़र्क है। नसबंदी के बाद भी सब कुछ पहले जैसा ही होगा, सिर्फ बच्चे नहीं होंगे। वो आश्वस्त नहीं होती और पलट कर दूसरा तर्क करती है, कोई लड़का तो होना चाहिए, बेटियों से क्या होगा। ये तर्क मुझे भी वजनदार लगता है, लेकिन लड़का आएगा कब? वो कहती है, क्या पता इस बार। क्या घर बाहर हर जगह में फालतू माना जाने लगा हूँ। मेरी बेटियाँ मुझे बाबू अर्थात पिताजी कहकर नहीं बुलाती। बड़े भाई साहब को वे बाबू कहती हैं, क्योंकि बाजार से कोई चीज़ लाने पर वे घर के सभी बच्चों में से बराबर बराबर बांट देते हैं। इस उदारता के लिए उन्हें भाभी जी का प्रबल विरोध सहना पड़ता है, पर उन्हें कोई कुछ कहे परवाह नहीं। सवेरे खेतों में जाते हैं तो 1 घंटा रात बीते ही वापस आते हैं। दोपहरी खेत में गड़े माचे पर ही काट देते हैं। कभी किसी फसल की रखवाली का समय हुआ तो 2-4 रातें भी माचे पर ही कट जाती हैं। हद दर्जे के शांत और मितभाषी। कभी किसी बात पर मेरी उनसे तकरार हुई हो याद नहीं पड़ता। मैं घर से पूरी तरह विरक्त नहीं हो गया हूँ। इसके पीछे उनकी भलमनसाहत का बहुत बड़ा हाथ है। इतने लंबे चौड़े डील डॉल वाले भाई साहब की ये परमहंसी मुद्रा आश्चर्य में डाल देती है। मैं आंगन में बैठकर हाथ मुंह धोने लगता हूँ। तभी रुक रुक कर रोती हुई बड़ी बेटी पत्नी के हाथ का भरपूर झापड़ खाकर चिल्लाते हुए एक हाथ में तख्ती बस्ता और दूसरे हाथ में मिट्टी की दवात पकड़े बाहर की ओर भागती है। मैं बिना उसका कोई नोटिस लिए मुंह पोंछता हुआ पत्नी की कोठरी में घुस जाता हूँ। शायद मैं एकांत चाहता भी था। पत्नी अपना बक्सा खोलकर उसके सामने बैठी है।
कुछ निकाल अथवा रख रही है। मुझे देखकर खड़ी हो जाती है, मौन, बड़ी बड़ी आंखों से ताकने लगती है। जितनी उसकी जुबान चुप है, आंखें उतनी ही मुखर। कुछ गुस्सा या खीज है, फिर भी कितनी स्निग्ध, कितनी आकर्षक। दिल में प्यार उमड़ पड़ता है। आगे बढ़कर बाहुपाश में घेर लेता हूँ। वो पिघल जाती है, सिर मेरी छाती से टिका देती है, नत सिर। उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछता हूँ, शहर जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है? बेटी के लिए किताब लेते आइएगा। और अपने लिए कुछ? मेरे लिए क्या? वो अलग हो जाती है। मैं पिताजी के पीछे पीछे मढ़े में घुसते हुए कहता हूँ, लाइए। पिताजी मुड़कर मेरी तरफ भरपूर नज़रों से घूरते हैं, फिर टेंट से रुपए की थैली निकालने लगते हैं। उनकी नज़र सामने कुएं पर लगी है, जहाँ माँ पानी भर रही है। पिताजी नोट गिनते हैं, पूरे 1000। जब माँ बाल्टी लेकर कुएं से चल पड़ती है तो नोटों को मेरे हाथ में रखते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, इसके बाद भी अगर मेरा पिंड छोड़ दोगे तो समझूंगा तुमने गया जी में मेरा जीते जी पिंडदान कर दिया। मैं बिना कुछ बोले रुपए लेकर चल पड़ता हूँ। पीछे से पिताजी हिदायत देते हैं, वाजिब जगह पर खर्च करने से चूकना नहीं, दलाल को हर तरह से खुश कर लेना। रास्ते में माँ मिलती है, भरी हुई बाल्टी लेकर, माथे पर ताज़ा सिंदूर लगाए हुए। मुझे टोकती है, जा रहे हो? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि माँ मेरे प्रति सजग हो गई है। ये टोकना, माथे में सिंदूर लगाकर रास्ते में पानी से भरी बाल्टी लेकर मिलना, सब पिताजी द्वारा जुटाए गए शगुन हैं, मेरी यात्रा सफल बनाने के लिए। पिताजी ने इसी तरह मेरी जाने कितनी यात्राएं सफल बनाने के लिए शगुन का इंतजाम किया है, लेकिन अभी तक फला नहीं कुछ। खेतों को पार करके सड़क पर आ जाता हूँ और टैक्सी या बस की राह देखते हुए बस अड्डे की तरफ बढ़ता हूँ। आज मैं अपने नाम से सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस लेने शहर जा रहा हूँ। सारा काम हो चुका है, सिर्फ अफसर के दस्तखत होने बाकी हैं, लेकिन इसी जरा से काम के लिए 20-21 दिन से दौड़ दौड़ कर शहर जाना पड़ रहा है। अब जाकर समझ में आया है कि मैं अपनी ही गलती से परेशान हो रहा हूँ। दलाल ने मुझ पर तरस खाकर समझाया था, मुफ्त में दस्तखत नहीं होते मिस्टर। माना कि तुम अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट हो, तुम्हें प्रेफरेंस मिलना चाहिए, लेकिन इसी लाइसेंस के लिए समुझ बनिया 1500 देने को तैयार है। साहब निर्बंसियाँ तो हैं नहीं, अभी 2 बहनों की शादी करनी है। बुरा ना मानना, नाम तुम्हारा ज़रूर ज्ञान है, लेकिन अकल ज्ञान का सारा रास्ता तुमने बंद कर रखा है। ठीक कहा था दलाल ने, मेरे ज्ञान के रास्ते सचमुच बंद हैं। वो 800 पे उतर आया था, लेकिन मुझे वे भी अधिक लगे थे। आज मिलने का वादा करके लौट आया था। पिताजी को बताया तो लगे गालियाँ देने। तुम्हें कभी अकल आ ही नहीं सकती ससुर के नाती। इस तरह के बिचकई सबको नसीब होते हैं। गधे को भी 14 साल पढ़ाया जाता तो आदमी बन जाता, लेकिन तू, ओहो। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। आज गलती नहीं करूँगा। बस या टैक्सी मिलने की उम्मीद न देखकर मैं इक्का पकड़ता हूँ। धूप खुलकर निकल आई है, रबी की फसल कट गई है और सड़क के दोनों तरफ वीरान खेत फैले हैं। गेहूं की पीली खूंटियों से पीले, महत्वाकांक्षाहीन, मेरे मन की तरह रीते और उदास। गुरुजी नमस्कार। हाथ प्रत्युत्तर में जुड़ गए हैं, जी जुड़ा गया है। लड़कों का साइकिल पर शहर से लौटता हुआ झुंड पहचान लेता हूँ। अपने पढ़ाए लड़कों को कौन नहीं पहचानेगा। 3-4 साल पहले जो चेहरे यतीमी लगते थे, शहर की हवा लगते ही चिकना गए हैं। जाते जाते एक लड़का चिल्लाकर सूचित करता है, पंडित जी सस्पेंड है गुरुजी। पंडित जी यानी प्रिंसिपल साहब। सस्पेंड? ज़रूर कोई रुपए पैसे का मामला होगा। पूरे विद्यालय को पता था कि मेरी प्रिंसिपल साहब से नहीं पटती। लड़के ने यह सूचना निश्चय ही मुझे खुशखबरी के तौर पर दी है। मेरा मन अतीत में लौट जाना चाहता है। ग्रेजुएट होने के बाद साल भर भटकने पर भी मैं कहीं खप न सका तो घर वालों का धीरज टूटने लगा था। पिताजी आए दिन समझाते, गालियाँ देना तब शुरू नहीं किया था कि इस तरह बेकार घूमना बेइज्जती की बात है। और जब मेरे प्रयासों से निराश हो गए तो स्वयं स्थानीय प्राइवेट हाई स्कूल के मैनेजर, अध्यक्ष आदि के पीछे पीछे घूमने लगे। आखिरकार मैं गणित अध्यापक हो गया। दस्तखत करने वाली तनख्वाह 150 और मिलने वाली 75। मिलने वाली से 5 रुपये प्रति माह अनिवार्य रूप से बिल्डिंग फंड में कट जाते थे। पिताजी को बहुत खुशी हुई थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को महीनों घेर घेर कर बताते रहे थे कि देर से ही सही लड़के को उसकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अच्छी जगह मिल गई। तनख्वाह घटी सही, लेकिन आगे बढ़ने का चांस है। बीएड कर ले तो प्रिंसिपल तक हो सकता है। तनख्वाह
मिलती कितनी है इसे वे बड़ी सफाई से गोल कर जाते थे। कोई बहुत कुरेदता तो तनिक अप्रकृतस्थ होकर कहते, दाल रोटी भर को मिल ही जाता है और क्या रुपया गाड़ कर रखना है, असल चीज़ है विद्यादान। पर यह विद्यादान में अधिक दिनों तक नहीं कर सका। 150 पे दस्तखत करके 70 रुपये लेना अंदरूनी मामला था। इंटरवल में मैनेजर और अध्यक्ष के बेटे बेटियों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाना तथा 8 पीरियड्स में से एक का भी वैकेंट ना रहना भी बहुत बुरा नहीं लगता था। पर कुछ ऐसी स्थितियां भी आती थीं जिन्हें झेल पाना असह्य होता। मैनेजर या अध्यक्ष के घर कोई उत्सव होता तो स्कूल के अध्यापकों को वहां व्यवस्था संभालने के लिए पहुंचना होता था। वहां आए आगंतुकों में से कोई ये जानना पसंद नहीं करता था कि आप एक हाई स्कूल के तथाकथित सम्मानित गुरुजन हैं। वैसे हर अध्यापक अपनी तरफ से प्रयास करता था कि उसकी स्थिति वहाँ काम कर रहे मजदूरों का हारों से 1 डिग्री ऊपर, उन पर निगरानी कर रहे सुपरवाइजरों जैसी मानी जाए, पर इस प्रयास में प्रायः असफल रहते थे। ऐसे मौक़ों पर विद्यालय के बच्चे भी दर्शक अथवा आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहते थे। वे प्रत्येक क्रियाकलाप और संवाद गौर से देखते सुनते तथा अपने भाग्य विधाताओं के भाग्य के पेंदे तक पहुंच जाते थे। 6ठी 7वीं कक्षा के बच्चे भी अच्छी तरह समझने लगे कि हम सब किराए के टट्टू हैं। उसमें भी कोड़ में खाज हो गई थी। स्कूल के मास्टरों की पार्टी बनती। सवर्ण और निचली जातियों के आधार पर 2 गुट बन गए थे। निम्न वर्ग वाले अपने आप को दलित पैंथर्स के ग्रुप का मानते थे और चूंकि दलित शब्द से उन्हें एलर्जी थी तथा दलित जितना दलित मानने में थोड़ा अपमान सा भी लगता था, इसलिए दलित के बजाय एंग्री शब्द का इस्तेमाल करते थे। टीचर्स रूम की बहसों में खुलकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता। हरिजन मास्टर साहब तर्क करने में अद्वितीय थे। जाने कहाँ से सामग्री इकट्ठी कर और लियोनार्ड बूली, मैक्स मुलर, गिल्समेश, ओल्ड टेस्टामेंट, हिब्रू, ऊर, मीडियन, जरथुष्ट आदि शब्दों का भयंकर प्रयोग करके अंत में सिद्ध कर देते थे कि मूल ब्राह्मण जाति तो कब की विलुप्त हो चुकी है। भारत में मौजूदा ब्राह्मण तो सिकंदर के साथ यूनान से आए भिष्टियों की औलाद हैं। इसके प्रत्युत्तर में मिश्रा जी मूँछों में मंद मंद मुस्कुराते हुए तर्क देते कि कायदे से तो हरिजन मास्टर साहब दलित पैंथर्स के सदस्य ही नहीं हो सकते, क्योंकि यद्यपि उस समय तक उनका अर्थात मिश्रा जी का जन्म नहीं हो सका था, पर परवर्ती सूचनाओं से ये सिद्ध होता है कि हरिजन मास्टर साहब का जन्म उनके पिता की मृत्यु के पूरे 1 साल भर बाद हुआ था। तुलसीदास आदि के जन्म का हवाला देने के बावजूद हरिजन मास्टर साहब की ये बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता था कि पैदा होने में वो थोड़ा लेट हो गए थे। मिश्रा जी के इस तर्क का उनके पास कोई जवाब नहीं बन पाता था कि जो आदमी स्कूल में 6 घंटे नहीं टिक पाता वो वहाँ 12 महीने कैसे टिका रह गया। इम्पॉसिबल। फिर तो महाभारत ही शुरू हो जाता। और तब अपने ऑफिस से निकलते प्रिंसिपल साहब। उनका ऑफिस कहीं दूर नहीं था। रेवेन्यू रिकॉर्ड में 20 फुट लंबा दालान नुमा जो कमरा पंचायत घर के रूप में दर्ज था, उसी के 14 फुट के हिस्से को टीचर्स रूम और 5 फुट के हिस्से को प्रिंसिपल ऑफिस बना दिया गया था। बीच में 1 फुट मोटी और 3.5 फुट ऊंची कच्ची ईंटों की दीवार। बीच के दरवाजे में कोई पर्दा या किवाड़ नहीं था, सिर्फ मानसिक अलगाव किया गया था। और एक तरफ की हर गतिविधि का अवलोकन दूसरी तरफ खड़े होकर ही नहीं, लेटे लेटे भी सुविधापूर्वक किया जा सकता था। प्रिंसिपल साहब में या तो एक चारपाई पड़ सकती थी या एक कुर्सी मेज। प्रिंसिपल साहब ने चारपाई को वरीयता दी थी। प्रिंसिपल साहब इसलिए नहीं निकलते थे कि दोनों गुटों में सुलह करा दें। उन्हें तो मजबूरन निकलना पड़ता था, क्योंकि शोर के कारण उनका पोस्ते के छिलके का नशा फिसलने लगता था। उनकी दशा चकित चकत्ता चौंक की चौंक उठे बार बार वाली हो जाती थी। कुछ देर तक वे प्रिंसिपल ऑफिस और टीचर्स रूम के संधि द्वार पर खड़े रहते, एक एक चेहरे को बारी बारी से घूरते, फिर खखार कर थूकते। तब तक लोग बनावटी लिहाज से शांत होने लगते। वे वापस जाकर फिर औंधे मुँह चारपाई पर गिर पड़ते। हरिजन मास्टर साहब बताते थे कि जब प्रिंसिपल साहब इस औंधी मुद्रा में पड़े होते हैं तो उनके मुंह से प्रति घंटे 100 से 200 ग्राम तक लार निकलकर तकिए में जज्ब होती रहती है। यही कारण है कि गर्मी में तकिया तर रहता है और ठंडक पहुंचाता है। उस समय तक सिद्धांत शब्द से मेरा मोह टूटा नहीं था। अन्य मास्टर लोग भी अपने आप को कम सिद्धांतवादी नहीं मानते थे। अंतर ये था कि जहां और लोग सिद्धांत को शोकेस में रखते थे, मैं कभी कभी उसका रफ यूज़ करने लगता था। जिस घटना के कारण मुझे विद्यालय छोड़ना पड़ा, उस समय भी यही हुआ था।
घटना 17 वसान के दिन की है। विद्यालय में छठे, 7वें और 9वें दर्जे का रिजल्ट सुनाया जा चुका था। कुछ स्पेशल केस से संबंधित लड़के, जिनमें कुछ 2-4 नंबरों से फेल हो रहे थे और कुछ जो निर्धारित गुरु दक्षिणा की रकम अभी तक नहीं दे सके थे, रोक लिए गए थे। प्रिंसिपल साहब देर तक उन्हें उनके सीरियस केस के बारे में और गुरु दक्षिणा के महिमा के बारे में समझाते रहे थे कि वे नहीं चाहते कि उनके हाथों किसी का भविष्य अंधकार में हो जाए। उनके तो जीवन का मंत्र ही है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। लेकिन छात्रों को भी गुरु का ध्यान रखना होगा। कोई उंगली अंगूठा तो मांग नहीं रहे हैं वे। सारी गुरु दक्षिणा वसूलते और हिसाब किताब करते शाम के 4 बज गए। कुल 742 रुपये चढ़े थे, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने घोषित किया। किंतु एंग्री पैंथर्स के सदस्यों ने आरोप लगाया कि घोषित राशि मूल राशि से काफ़ी कम है। किंतु गुरु दक्षिणा के लिए वहाँ कोई कमेटी गठित नहीं थी, इसलिए काफ़ी बकझक के बाद घोषित राशि ही मूल राशि मान ली गई। तब प्रिंसिपल साहब ने घोषणा की कि इसमें से 42 रुपये वे संयुक्त हिंदू परिवार की प्राचीन परंपरा के अनुसार ज्येष्ठांश के रूप में अपने पास रख लेते हैं। शेष 700 रुपये बांटने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैंने दोपहर में एक लड़के को कहते सुन लिया था, साले इसी पास कराए वाले रुपए से एक आध कुर्ता पैजामा बनवा लेंगे, फिर उसी को साल भर रेतेंगे। मेरा मुंह कड़वा हो चुका था, अतः मैंने घोषणा कर दी, चूँकि अधिकांश रुपया ज़बरदस्ती वसूला गया है और इसमें से तिरस्कार और अपमान की बू आ रही है, इसलिए ये रुपया मैं छूऊंगा भी नहीं, हिस्सा लेना तो दूर रहा। मेरी घोषणा से प्रिंसिपल साहब की मुद्रा परमहंसी हो गई। उन्होंने कोई दुख नहीं प्रकट किया। खुशी हुई होगी तो उसे भी दबा गए। धीर भाव से नोटों को नाक तक ले जाकर सूंघा। आश्वस्त हुए कि कोई बदबू नहीं आ रही है और घोषणा की कि ऐसी स्थिति में त्यागी गई इस समस्त राशि पर श्रेष्ठ ब्राह्मण का हक होता है, अतः उनके हिस्से का रुपया मैं लेता हूँ। इस घोषणा से शेष ब्राह्मण, एंग्री पैंथर्स और अन्य सवर्ण सभी भड़क उठे। आरोप प्रत्यारोप के मध्य चौक डस्टर फेंके जाने लगे। जो 2-4 लड़के अभी तक विद्यालय में रुके हुए थे, वे खिड़की के रास्ते कंकड़ पत्थर सप्लाई करके गुरुजनों की मदद करने लगे। कोहराम मच गया। दूसरे दिन प्रचार हो गया कि गुरु दक्षिणा का रुपया हड़पने का प्रयास करने के फलस्वरूप अध्यापकों ने मेरी जमकर पिटाई की है और लोगों ने अध्यापकों को आचार संहिता बताना शुरू कर दिया। जून में जब मैनेजमेंट की मीटिंग में मुझसे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया तो मैंने उत्तर में इस्तीफ़ा भेज दिया। पिताजी को मेरे इस्तीफे का पता चला तो लगे गालियां देने। साला लाट साहब बनना चाहता है, दाने दाने को न तरस गया तो कहना। गालियों के प्रति मैं बचपन से ही उदासीन था। गाली से ज़्यादा तरजीह पीटे जाने को देता रहा हूँ, जिसकी संभावना अब नहीं के बराबर थी। शहर पहुँचकर इक्का रुकता है तो मेरी तंद्रा टूटती है। मैं उतर कर सप्लाई ऑफिस पहुंचता हूं। दलाल गोपीचंद प्रांगण में मिल जाता है। मेरी नमस्ते का बड़ी उदासीनता से जवाब देता है, लेकिन जब कोने में ले जाकर मैं उसे 800 रुपये देता हूं तो उसकी उदासीनता गायब हो जाती है। वो हरकत में आ जाता है, मुझे ले जाकर ज़बरदस्ती चाय पिलाता है और फिर बाहर प्रतीक्षा करने को कहकर दफ्तर के अंदर चला जाता है। मैं एक खाली बेंच पर पसर जाता हूँ। आंखों में पुराने दृश्य घूमने लगते हैं। मास्टरी छोड़ने के बाद घर में मेरी रही सही साख भी समाप्त हो गई थी। हर सदस्य मुझसे पहले से अधिक दूर हो गया। पिताजी ने साबुन, तेल, स्याही और कागज़ तक का पैसा देना बंद कर दिया। मुझे अपने कपड़े साबुन के बजाय रेह से धोने पड़ते। दर्जा 8 तक तो मैं वैसे ही रेह से कपड़े धोता रहा था, लेकिन ग्रेजुएट हो जाने के बाद भी 8 आने का साबुन न खरीद पाने की मजबूरी मुझे कभी कभी अंदर से तोड़ने लगती। कमीज़ मेरे पास जब से मैंने कमीज़ पहनना सीखा तब से हमेशा एक ही रही है। पहले तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि पुरानी कमीज़ के पूरी तरह फट जाने और नई कमीज़ के सिलकर तैयार होने के बीच 3-4 दिन का अंतर पड़ जाता था। ये 3-4 दिन बिना कमीज़ के ही निकल जाते थे। बनियाइन को हमेशा कमीज़ के बराबर का दर्जा मिलता आया था और एक ही साथ कमीज़ और बनियाइन दोनों पहनकर फाड़ने की मूर्खता हमारे यहाँ आज भी कोई नहीं करता। हाँ, डिग्री कॉलेज में नाम लिखाने तक हवाई चप्पल पहनने की आदत पड़ गई थी। इन दिनों जबकि पुरानी चप्पल के टूटे पट्टे बार बार सिलवाते सिलवाते सड़ गए थे और जेब में एक भी पैसा नहीं था, नंगे पैर पोस्ट ऑफिस अथवा बाज़ार जाने में कुछ झेप लगने लगी थी। इसलिए इस झेप के लिए कभी कभी मैं स्वयं को कोसता भी था। मुझे कभी कभी लगता कि ये सारे अभाव मुझे ज़बरदस्ती महानता की तरफ ढकेल कर ले जा रहे हैं।
मैं महान लोगों की जीवनी पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते हिसाब लगाता कि इनमें से कितने लोग मेरी तरह गांव में पैदा हुए थे और कितनों का बचपन अभाव में बीता था, तो ये संख्या काफ़ी अधिक होती। तब मेरा हृदय नई आशा और विश्वास से भर जाता। ऐसे समय जबकि मैं मानसिक रूप से व्यग्र रहता, पत्नी से सहवास को भी व्याकुल रहता। पत्नी मेरी मुफलिसी से पूरी पूरी असंतुष्ट थी, फिर भी बिना किसी खास ऐतराज़ के खुद को मेरे लिए प्रस्तुत करती रहती थी। लेकिन जब जब मेरी नज़र उसके फटे और मैले कुचले कपड़ों पर पड़ती, मैं अपराध बोध से गड़ जाता। उसे चुपचाप भाभी जी के ताने सुनते देखता तो लगता पूरे घर को अभी इसी वक्त आग लगा दूं। माँ का रुख उस समय तक इतना आक्रामक नहीं हुआ था, न उसके प्रति न मेरे प्रति, लेकिन धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की अनिवार्यता मेरी समझ में आने लगी थी। इसी बीच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत मेरा एक दोस्त एक दिन क्लर्क्स ग्रेड परीक्षा का आवेदन पत्र लेकर आया। वो ओवर एज हो चुका था। मुझसे कहा कि भरना चाहूँ तो भर दूँ, फीस वो दे देगा। मैंने फॉर्म भर दिया। बाद में कई जगह और कई माध्यमों से पूछताछ करने पर यूपीएससी तथा प्रांतीय लोक सेवा आयोग के कार्यों और उद्देश्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। ये मेरी ही नहीं, मेरी तरह उन हजारों हजार ग्रामीण स्नातकों की नियति है जो बिना शहर का मुंह देखे जंगल या गांव के बाजार में स्थित डिग्री कॉलेजों में डिग्री प्राप्त करते हैं। आगे की कड़ी के रूप में वे केवल बीएड, एलटी या एलएलबी का नाम ही जान पाते हैं। शिक्षा और रोजगार के बीच की कड़ी यूपीएससी के बारे में जानकारी देने वाला वहाँ कोई नहीं है। मैंने परीक्षा दी और चुन लिया गया। सालों बाद ज्वाइनिंग लेटर मिला तो लगा राजगद्दी का परवाना आया है। सोचा था किसी को भी नहीं बताऊंगा। बहुत तंग किया है घर वालों ने। चुपचाप बिना बताए इनकी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। लेकिन जब से पोस्टमैन रजिस्ट्री दे गया, पिताजी ने पूछते पूछते कान बहरे कर दिए। ससुरा बताता नहीं कि कैसा कागज पत्तर है, कुछ बोले भी कि कहाँ से आया है, क्या लिखा है। मैंने बताया तो उनका मुंह खुशी से खुला का खुला रह गया। पान की पीक दाढ़ी तक बह निकली। संक्षेप में उन्होंने उस नौकरी में मिलने वाली तनख्वाह, काम के प्रकार अर्थात कलम पकड़नी पड़ेगी या कुदाल, तथा ऊपरी आमदनी के बारे में पूछा और सिर पर पगड़ी लपेटकर गांव वालों को खबर देने निकल गए। मैं पलक झपकते सबका दुलारा हो गया, होनहार हो गया। माँ ने अपने हाथ से परोस कर खाना खिलाया, भाभी ने खाने के साथ दूध का गिलास देकर और पत्नी ने रात में सारे शरीर की मालिश करके और 20 उंगलियां चटका कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उस रात उसने मेरी कमर को इतने जोर से अपनी भुजाओं में कसकर दबाया था कि याद करने पर आज भी दर्द होने लगता है। बड़े भैया ने यद्यपि अपनी खुशी का कोई स्थूल प्रमाण नहीं दिया, लेकिन उस रात माचे से उनके गाने की आवाज़ बहुत देर तक आती रही थी। पिताजी को कोई ना मिलता तो अपने आप ही बड़बड़ाते। बचपन से ही इसको राजयोग थे। अयोध्या जी के पंडा महाराज ने हाथ देखते ही कहा था कि लड़का ओहदेदार होगा। स्कूल का मुंह नहीं देखा था, तभी पूरा हनुमान चालीसा जबानी याद कर लिया था। छटाक छटाक देसी घी दाल में डालकर पिलाया है जी। गांव में और किसी लड़के को सरकार ने रजिस्ट्री भेजकर बुलाया कभी? राजकाज चलाना सबके वश की बात नहीं होती। जाते समय पिताजी ने महीने भर के खर्च के लिए 400 रुपये दिए थे। 2 सूती कमीजें और पैंट सिला दिया था। माँ ने अचार, सत्तू, देसी घी, चबेना, गुड़, आलू प्याज आदि बांध दिया था। बड़े भैया वो सारा गट्ठर ढोकर बस अड्डे तक लाए थे। बड़े खुश थे पर पैर नहीं छूने दिया। सिर्फ इतना कहा था, चिट्ठी जल्दी देना। और मैं बड़े हौसले से केंद्रीय सचिवालय की नौकरी के लिए दिल्ली चल पड़ा था। सचिवालय की दुनिया में आने के बाद मैंने पहली बार महसूस किया कि गांव को मैं कितना प्यार करता हूँ। गांव मेरे रोम रोम में बस गया है। ये गांव छोड़ने के बाद जाना। मुझे दफ्तर में भी गांव के ताल, भीटे, बाग, ऊसर बंजर, ढकुलाही, बसवारी और रुसहनी की याद सताती, जैसे जंगली तोता पिंजरे में बंद हो गया हो। मैं अपने गांव के ग्वाले के साथ उसके मालिक के तबेले में रहता था। शाम को दूध देने निकल जाता तो मैं कभी कभी रोने लगता। जैसे जैसे मैं अपनी शहरी सहयोगियों से घुलता मिलता गया, मुझे उनसे विरक्ति होती गई। सचिवालय मुझे ऐसा चिड़ियाघर नज़र आता जहाँ एक ही किस्म की चिड़ियाँ कैद की गई हों, जिन्हें चेहरे से पहचानना संभव ना हो। मैं इन लोगों के चेहरे से नहीं बल्कि इनके कपड़ों से पहचानता था। लोग गांव के लोगों को कूप मंडूक कहते हैं, पर मुझे तो अपने दफ्तर में भी कम कूप मंडूक नज़र नहीं आए। दिल्ली में रहते हुए भी उनमें से अधिकांश ने कभी कुतुब मीनार, राजघाट
या शांतिवन नहीं देखा था। सबकी दुनिया नितांत सीमित थी। दफ्तर और परिवार, बीच में कुछ नहीं। कोई गाजियाबाद से भागता आता तो कोई शाहदरा और सोनीपत से। महीने के मध्य से ही उधार मांगने का क्रम शुरू हो जाता। बहुतों को तो यह भी नहीं पता था कि चने का पेड़ बड़ा होता है या अरहर का। अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर सब अपने बॉस के हाथ की कठपुतली बने रहते थे। जिसको वो अपने केबिन में बुलवाता उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती। अंदर घुसने से पहले अंदर के वातावरण की गंध पाने के लिए चपरासी को बीड़ी ऑफर करने लगता। बॉस का बात व्यवहार का तरीका था भी बहुत भयावह। यहाँ बॉस की गुड बुक में होना इस बात पर निर्भर नहीं था कि आप कितने हार्ड वर्कर हैं, बल्कि इस बात पर कि आप कितनी चापलूसी कर लेते हैं, उससे कितना ज़्यादा डरते हैं और कितनी कम बातें करते हैं। उसके जायज़ नाजायज़ गुस्से को कितनी सहजता से सुखे दुखे समय कृत्या के भाव से सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। शुरू शुरू में तो मुझे ये चाटुकारिता और अकारण भय प्रदर्शन निहायत नागवार लगा, किंतु धीरे धीरे समझौतावादी होने की कोशिश करने लगा। झूठ मूठ का भय प्रदर्शन तो कोई मेरा गला काटने पर उतारू हो तब भी नहीं कर सकता। हाँ, एक दो बार छोटी मोटी भेंट लेकर बॉस के बंगले पर जरूर गया। मुझे उम्मीद थी कि अपना अंतःकरण की आवाज़ के विरुद्ध की जाने वाली इस नीचता से मेरे मन में जो मलाल आया है उसे बॉस अपनी स्वागत मुस्कान से दूर कर देगा, संबंध नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन बॉस तो मेरी उपस्थिति में भी मेरे बजाय अपने कुत्ते से बात करने में रुचि लेता था। मुझसे कभी बोलता भी तो यही कि अभी तुम्हारा काम संतोषजनक नहीं है, मत भूलो कि तुम प्रोबेशन पर हो और तुम्हारी नौकरी मेरे रिमार्क पर निर्भर है। मुझे लगता कि ये तो साफ साफ धमकी दे रहा है अकारण। कुत्ते की तरह पूंछ हिलाने पर उतारू भी हुआ तो उसका ये नतीजा। मन खट्टा हो गया। बॉस के बंगले पर जाना ही बंद कर दिया। वो इंतज़ार करता रहा कि मेरा रवैया सुधरेगा, लेकिन कुत्ते की पूंछ भी कभी सीधी हुई है। एक दिन किसी मामूली भूल पर उसने मुझे अपने केबिन में बुलाकर जोर से डांट दिया। मैंने चुप रहने का निश्चय किया था, लेकिन बॉस ने इसे मेरी कायरता समझा और कुछ ऐसा भाव प्रदर्शित करने लगा कि अगर मैं केबिन से निकलकर तुरंत ही नहीं भाग गया तो वो जूते उतार कर मुझे पीटना शुरू कर देगा। मैं इस हद तक सह सकने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सका। इसलिए जब गुस्से में जूते पटकता हुआ वो मेरे मुंह के पास अपना मुंह लाकर चिल्लाया, गेट आउट, तो मेरे अंदर सोया गंवार भड़क उठा। मैंने उसकी तोता टाइप नाक पर कसकर एक घूंसा जमाया। भच्च, तल तल करके उसके नाक मुंह से खून बहने लगा। वो चिल्लाया, लोग इकट्ठा हो गए और एक लंबी पूछताछ और स्पष्टीकरणों की औपचारिकता के बाद मुझे 1 महीने का अग्रिम वेतन देकर नौकरी से निकाल दिया गया। घर वाले मेरे आकस्मिक आगमन पर किंचित चकित हुए और फिर स्वागत में जुट गए। माँ ने शिकायत की कि मैं दुबला हो गया हूँ। भाभी ने खीर खिलाई। बड़ी बेटी ने 100 तक गिनती सुनाई। गांव में घूमने निकला तो गांव की औरतें किंचित संभ्रम, किंचित कौतूहल और किंचित आदर का पुट देकर कानाफूसी करने लगीं। दिल्ली में नौकरी पाई है, गवर्नमेंट के दफ्तर में। रात में पत्नी ने 9 बजते बजते काम समाप्त करके कोठरी में सेज सजा दी और दिलो जान से समर्पित हुई। चरम बिंदु पर पहुँचते पहुँचते उसने किंचित लाज और मान भरे स्वर में कहा, इस बार मुझे भी ले चलिए अपने साथ। कब तक यहाँ सड़ूंगी? आज तक मैंने कभी शहर नहीं देखा है। मैं रस भंग नहीं करना चाहता था। चुंबनों की बौछार से उसका मुंह बंद कर दिया। हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पिताजी को सारी बातें बताऊं, लेकिन पिताजी की नज़रें तो गीध से भी तेज हैं। दूसरे दिन से पूछने लगे, कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हो? तीसरे दिन मैंने शाम को खेतों में भाई साहब को डरते डरते सारी बात बता दी। उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं चना उखाड़ कर लाता हूँ, तुम माचिस से माचिस लाओ तो हरहा भुना जाए। चौथे दिन ही घर, पड़ोस और फिर पूरे गांव की नज़रों में नालायक हो गया। औरतें परस्पर बातें करने लगीं। गवर्नमेंट ने निकाल बाहर किया। कहा, चश्मा ठोंका लगाने वाला लड़का नहीं चाहिए, क्या पता कब पूरा अनहर हो जाए। पिताजी ने बिना 1 दिन की भी मोहलत दिए गालियां देना शुरू कर दिया। मेहरा साला, आवारा, लोफर, जोरू के बगैर नहीं रह सकता था तो मैंने कौन उसे गिरवी रख लिया था? ले जाता साथ में बंदरी नचाने के लिए उसे भी। और अंत में गाली देते हुए भविष्यवाणी की थी, साले तराई में गू गोड़ोगे और चमाइन फांसोगे, आखिर हो तो मेरे ही बेटे।
सच ये जानकर कि उन्हीं का बेटा हूँ बड़ी राहत मिली थी। स्कूल की मास्टरी छोड़ी थी तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं इनका बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका बेटा इतना बुद्धू नहीं हो सकता। आज की घोषणा से मेरा सारा मलाल मिट गया। वैसे असली बाप का या हरामी का बेटा होने की बात मेरी नज़र में कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। दुनिया में आना ही था, इनकी कोशिश से आते या किसी और की। पिताजी हमेशा दो मुँहे सांप रहे हैं। उनका एक मुंह खुलता जब आसपास कोई पराया नहीं होता, उस मुंह से वह लगातार मेरी बुराई करते। दूसरा मुंह खुलता जब पास में कोई परिचित या रिश्तेदार बैठा होता। यह मुंह मेरी बुराइयों को इतनी खूबी से अच्छाइयों में परिवर्तित कर देता कि सुनकर खुद मुझे आश्चर्य होता। मैं तो भाई बस एक बात जानता हूँ, जान जाए तो जाए, शान न जाने पाए। मेरे बेटे ने वही प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। क्या नाम, वो इसका साहब ससुर, जात क्या बनिया था। उसकी डांट डपट तो मेरा बेटा सहने से रहा। दे दिया कसकर एक लात पेट में, फच से मुंह से खून फेंक दिया। 3 दिन तक अस्पताल में होश ही नहीं आ रहा था। यह इस्तीफा देने लगा तो उस साहब के ऊपर वाले साहब ने कहा, तुम रहो ज्ञान, मैं इस साहब को ही बाहर करता हूँ। लेकिन मेरे बेटे ने भी 40 शेर का जवाब दिया। इसको निकालोगे तो इसके बच्चे भूखों मर जाएंगे साहब। मेरा क्या, गांव में मूछ ऐंठ कर खेती करूंगा और भाले में तेल लगाकर घूमूंगा। इस विषय की गंभीरता को थोड़ा हल्का करने के लिए पश्चाताप भरे स्वर में कहते, ससुरा शहर में जाकर मूछें साफ कराया, यही बेजा किया। शहर में रहकर तो आदमी सचमुच हिंजड़ा बन जाता है। अच्छा ही हुआ। लेकिन उस बाहरी आदमी के हटते ही वो मुंह बंद हो जाता और अकेला होते ही वे फिर गालियां देना शुरू कर देते। आज सोचता हूँ तो पश्चाताप होता है अपनी करनी पर, लेकिन गुस्सा आता है उन शिक्षा शास्त्रियों पर जो आज भी स्कूल कॉलेजों में महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और नेताजी को पढ़ाते हैं। बच्चे के कच्चे मन पर राणा और आज़ाद की नुकीली मूछें और गज भर की छाती, भगत सिंह का टोप और नेताजी की सैनिक छवि इतनी गहराई तक घुस जाती है कि प्रौढ़ होने पर आज के गर्हित यथार्थ जीवन के साथ स्वयं को समायोजित करने के दौरान उसे भीषण मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ता है। कभी कभी तो इसी कश्मकश में वो मेरी तरह टूट जाता है। माना कि समाज को बदलना कठिन है, पर टेक्स्ट बुक को बदलना तो मुश्किल नहीं। क्यों नहीं आज के बच्चों को ब्रूट्स, कार्नेलिया, जयचंद, विभीषण, आंभी आदि सामंत युगीन चारणों तथा अन्य विश्वासघातियों, अवसरवादियों और चाटुकारों के चरित्र पढ़ाए जाते, जो उनके यथार्थ जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकें। यथार्थ को बदलना कठिन है, लेकिन आदर्श बदलने में क्या लगता है। दिल्ली में काटे गए चंद महीनों तथा घर में मिलने वाले तिरस्कार ने पैसे के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। मैंने निश्चय किया कि मुझे पैसा कमाना है। कई योजनाएं तथा फ्रॉड दिमाग में आते रहे जाते रहे। संयोग से इसी बीच गांव के पुराने सस्ते गल्ले के लाइसेंसी का लाइसेंस रद्द हुआ तो पिताजी ने मुझसे भी अप्लाई करवा दिया। लगा कि कोई जोर जोर से झंझोड़ रहा है। आँख खुली तो सामने गोपीचंद खड़ा था। लाइसेंस का पेपर देते हुए बोला, नए हो इसलिए साफ साफ बता रहा हूँ, अकेले चीनी के ब्लैक में ही हर महीने 3,000 की बचत है। मौके पर नामा ही काम आता है। किसी दिन साहब से जाकर पर्सनली मिल लो। सारी बात साफ साफ रहे तो ठीक रहता है। अपने इलाके के दरोगा, बीडीओ तथा और भी जो 2-4 मुँह लगे कुत्ते हों, उन्हें 2-4 किलो देकर पटाए रहो। बस सीधी सी बात है। जिसके काटने का डर हो उसका मुंह बंद कर दो। साला काटेगा किधर से। साल भर में बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। वो उठता है तो मैं भी उठकर बाहर की तरफ चल पड़ता हूँ। बहुत ठोकर खाने के बाद आज किनारा मिला है। आदर्शवाद के चलते अब तक जीवन के हर क्षेत्र में मिसफिट होता रहा हूँ। अब जाकर अकल आई है रास्ते पर। मैं पैर की ठोकर मारकर सारे आदर्शवाद को चूर चूर कर देना चाहता हूँ। बिल्डिंग साल भर में? मुझे अभी से अपने कच्चे मकान की जगह 3 मंजिली बिल्डिंग नज़र आने लगी है। पीली पीली बालकनी में शायद मेरी पत्नी खड़ी है। पत्नी की याद आते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखें याद आती हैं। सुबह चलते समय पूछा था, क्या क्या मंगाना है शहर से अपने लिए, तो बोली थी मेरे लिए क्या। आजकल वो ऐसे ही बोलती है। एक समय वो भी था जब नई नई ब्याह कर आई थी तो रात में बड़ी महत्वपूर्ण जगह से मेरा हाथ हटाते हुए शिकायत करती थी, प्यार इतना जताते हो लेकिन एक चोली तक ला कर नहीं दे सकते। पर मैं भी ऐसे बेहया था कि सालों तक फरमाइश सुनने के बाद भी उसे एक चोली लाकर नहीं दे सका।
उसे फुसलाने के लिए तर्क करता कि चोली की ज़रूरत उन्हें होती है जिनकी छातियाँ लत्ता होकर लटकने लगती हैं, तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है। मेरी प्रशंसा गलत नहीं है। 3-3 बच्चे होने के बावजूद आज भी उसके स्तन तनिक भी श्रीहीन अथवा नतमुख नहीं हुए हैं। कभी कभी तो उसके और अपने स्वास्थ्य की तुलना से मुझे खुद शर्म सी आने लगती है। वो तो इस अंतर को अब ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने लगी है। उसके अनुसार तीनों की तीनों लड़कियां होने का एकमात्र जिम्मेदार मेरा उससे 19 स्वास्थ्य है। इस मामले में उसका गणित एकदम सीधा है। उसके अनुसार यदि पति तगड़ा है तो लड़का होगा, पत्नी तगड़ी है तो लड़की। इसे वो भाई साहब का उदाहरण देकर बखूबी सिद्ध कर देती है। मुझे चोरी से दूध पिलाने का उद्देश्य भी यही है कि अधिक स्वस्थ होकर मैं उसे एक बेटा दे सकूं। मैं उसे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स तथा एक्स क्रोमोसोम के 23वें जोड़े के बारे में बताना चाहता हूं, तो वो समझती है कि मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा हूं। बेटा पैदा करके घर भर की नज़रों में चढ़ जाने की उसकी कामना इतनी तीव्र है, इसका पता मुझे कभी ना लगता अगर उस दिन हुआ ये कि माँ और पिताजी गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। भाभी 1 हफ्ते पहले भाई साहब से लड़कर मायके चली गई थीं। मैं इसी लाइसेंस के चक्कर में शहर जाने निकला तो 10 बजने वाले थे। उस समय भाई साहब मढ़े में बैठे खांची बुन रहे थे। 2 घंटे तक अड्डे पर सवारी का इंतजार करने के बाद दिल में पता नहीं क्या आया कि मैं वापस लौट पड़ा। दरअसल आज घर सूना पाकर मैं उन्मुक्त होकर पत्नी को पा लेना चाहता था। महीनों बाहर सोने के कारण शरीर सुस्त और भारी हो रहा था। उम्मीद थी कि अब तक भाई साहब खा पी कर खेत चले गए होंगे, सूना आंगन होगा, बंद किवाड़। इतना निरापद एकांत कभी कभी ही मिलता है। जाते समय मैंने पत्नी की आंखों में खास चमक देखी थी, जैसे शिकार पर नज़र जमाए बिल्ली की आंखों में उतर आती है, नीली नीली। सच संवर भी रही थी सवेरे से ही। शायद 4-6 दिन पहले ही ऋतुमती हुई थी। मैं बेताब होने लगा। मड़हे में खांची अधूरी पड़ी थी, भाई साहब नहीं थे। आश्वस्त हुआ। एडवेंचर का आनंद लेते हुए आहिस्ते आहिस्ते आंगन में जाकर पत्नी की कोठरी के बंद किवाड़ों के आगे खड़ा हो गया और सोचने लगा कि किस तरह उसे चौंकाऊं। तभी किवाड़ खुले और भाई साहब पसीना पोंछते हुए बाहर निकले। मुझे सामने पाकर हतप्रभ हुए और आंख चुराकर बगल से बाहर निकल गए। कोठरी के अंदर से बाहर आते हुए मेरी पत्नी की नज़र मुझ पर पड़ी तो पथरा गई। मैंने स्पष्ट देखा, उसके गालों पर और अधरों के नीचे दांत काटने के निशान थे। कपड़े अस्त व्यस्त थे, सांस तेज थी। देखते देखते मुझे उसकी आंखों का पानी बदलता नजर आया। अब वो मुझे घूर रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बाहर निकल गया और रात देर तक पड़ती खेतों में टहलता रहा। कई दिनों बाद पत्नी ने स्वीकार किया, उनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही उनका हाथ पकड़कर मढ़े में लिवा लाई थी बेटा पाने के लिए। इस तरह के छुटपुट यौन संबंधों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। इसे मेरा दमित पुंसत्व कहिए या लिबरल आउटलुक। मैं पाप पुण्य, जायज़ नाजायज़, पवित्र अपवित्र और सतीत्व असतीत्व के मानदंडों से भी सहमत नहीं हूँ। मांग कर रोटी खा ली या कामतुष्टि पाली, एक ही बात है। प्राचीन काल की नियोग प्रथा को मैं आज के युग में भी उतना ही उपयोगी मानता हूँ। मैं भयभीत हुआ था तो सिर्फ इस बात से कि इन दिनों मैं जिस हताशा से निपट एकाकीपन की अंधेरी गुफा में फंसा हूँ, वहाँ पत्नी ही एकमात्र ऐसा आलम्ब है जिसके आंचल में मुंह छिपा लेने पर घड़ी 2 घड़ी सुकून मिल जाता है। ये आलम्ब भी छूट गया तो झेल नहीं पाऊँगा, पैर उखड़ जाएंगे और मैं डूब जाऊँगा। 200 रुपये जेब में हैं। मैं बाजार से पत्नी के लिए 2 ब्रेजियर, नायलन के 2 ब्लाउज, पाउडर और क्रीम की डिबिया, रिबन, साबुन, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, हेयर ऑयल और एक साड़ी खरीदता हूँ। बेटी की प्रवेशिका और पहाड़ा लेता हूँ। एक डिब्बे में मिठाई बंधवाता हूँ और इक्का पकड़कर वापस लौट पड़ता हूँ। सारे रास्ते निश्चय करता आता हूँ कि आदर्शवाद का मैल अपने मन से रगड़ रगड़ कर छुड़ा दूंगा। हर महीने 3/4 चीनी ब्लैक करूँगा और पत्नी को गहनों तथा कपड़ों से लाद दूंगा। कदर पाने के लिए कदर करनी होगी। आज तक उसने शहर नहीं देखा, सनीमा नहीं देखा, रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ी, उसका पायल टूटा पड़ा है, फोंकी की कील नहीं है। सब कुछ बनवाऊंगा, सब कुछ पहनाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। अड्डे पर इक्के से उतर कर आगे बढ़ता हूँ, तभी कोई नाम लेकर पुकारता है। गांव के टीडी सिंह हैं। मैं राम राम करता हूँ। वो लाइसेंस के बारे में पूछते हैं। मैं बताता हूँ, मिल गया। वे मेरे गले से लग जाते हैं।
बस आज तो बिना पिए छोड़ नहीं सकता, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। वे मुझे ज़बरदस्ती देशी के ठेके के अंदर खींच ले जाते हैं। मैंने आज तक कभी शराब नहीं पी, पर आज दिल कह रहा है देख भी लूँ कैसी लगती है। पहला घूंट अंदर जाता है तो मुंह कड़वा हो जाता है, कै हो जाएगी, पर नहीं, कै नहीं होने दूंगा। आज इसकी तासीर देखूंगा। थोड़ी देर में मुझको उसका असर स्पष्ट होने लगता है। मैं ठेकेदार से एक पौवा और लेकर पैंट की जेब में डाल लेता हूँ। आज रात पत्नी को भी पिलाऊंगा अपने हाथ से। टीडी सिंह दुकान में अंदर ही बेंच पर पसर गए हैं। मैं घर की तरफ चल पड़ता हूँ। मढ़े में जलती हुई लालटेन दूर से दिखाई देती है। पिताजी संध्या कर रहे होंगे। पिताजी की याद आते ही गुस्सा आने लगता है। मैं यहाँ से चिल्ला कर बता देना चाहता हूँ कि आज से मेरी चारपाई पत्नी की कोठरी में बिछेगी। उसे अपने हाथों दुल्हन की तरह सजाऊंगा और कल शहर ले जाकर एक ग्रुप फ़ोटो खिंचवाऊंगा। 4-5 साल से साथ है, लेकिन अभी तक उसकी एक फ़ोटो तक मेरे पास नहीं है। मेरे घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? कौन है ये लोग? कुएं के गोखे में जल रही डिबरी की रोशनी से दीवार पर उसकी लहीम सहीम परछाइयाँ रेंग रही हैं। नज़दीक पहुंचने पर खुसुर फुसुर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं आतंकित होता हूँ। तभी कोई औरत आकर बताती है, तेरी मेहरारू तो भाग गई कलकत्ता खलील दर्जी के साथ। सरूर गायब, पूर्ण चैतन्य, आंखों में खलील का छोटी छोटी दाढ़ी वाला बलिष्ठ चेहरा और पत्नी का सवेरे खुला हुआ बक्सा घूम जाता है। अभी तक कभी ध्यान ही नहीं गया। खलील का आवागमन इधर काफ़ी बढ़ गया था। पहले ब्लाउज फ्रॉक की नाप लेने कभी कभी आता था, पर इधर तो पिताजी को गांजा पिलाने के बहाने लगभग रोज ही आने लगा था। आज पता चला कि उसका असली मकसद क्या था। मुझे देखकर लोग अतिरिक्त रूप से उत्साहित हो गए हैं। वे इस उम्मीद में हैं कि अब मैं कुछ बोलूँगा, कुछ करूँगा। उन्हें कुछ अप्रत्याशित देखने और सुनने को मिलेगा। मुझे चुप देखकर उन लोगों का धीरज जवाब देता जा रहा है। मैं मढ़े में घुसता हूँ। पिताजी रौद्र रूप में बैठे हैं। मैं बताता हूँ लाइसेंस मिल गया, लेकिन वे कुछ सुनने के लिए नहीं, कुछ कहने के लिए बेताब हो रहे हैं। दांत पीसते हुए कहते हैं, क्यों रे कुत्ते, नाक कटवा ली ना? अब कुछ होगा की संभावना से लोग मढ़े को घेर लेते हैं। नाक है आपके? मैं पिताजी की आंखों में आंखें डालकर निर्भय और शांत प्रश्न करता हूँ। नाक नहीं है रे मेरे नाक नहीं है। वे चौंचियाते हुए लपक कर मेरे मुंह पर झापड़ मारते हैं। देर से ही सही, लेकिन कुछ शुरू तो हुआ। लोगों को तसल्ली होती है। पता नहीं, मेरे तो नहीं है। हिंजड़े जनखे, भूत नहीं था तो मुझसे कहा होता। मुझे भी नामर्द समझ लिया था क्या? पहली बार पिताजी के आगे चीखता हूँ। मैंने आपको मना किया था क्या? वे बुझ जाते हैं, पस्त शांत। मैं बाहर निकलकर खेत में गड़े माचे की तरफ बढ़ने लगता हूँ। भाई साहब लोगों से अपने अपने घर जाने का अनुरोध कर रहे हैं। लोग खिसक रहे हैं, निराश मन। क्या कुछ देखने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन मैं माचे पर लेट जाता हूँ। चली गई, चलो जहाँ भी रहे सुखी रहे। लेकिन भागना ही था तो एक दिन पहले भाग जाती। मैं टूटने से बच जाता, घूस देने से, पथभ्रष्ट होने से। पता मालूम होता तो ये ब्रेजियर ब्लाउज वगैरह पार्सल कर देता। लिखता कि बेटा होने पर खबर करे, मैं खिलौने लेकर आऊँगा। हवा कुछ ठंडी और तेज़ है। नींद नहीं आ रही है। दूर कहीं सियार रो रहे हैं। खेत में पके हुए खरबूजों की गंध आ रही है। कई दिनों से सोच रहा था आज फुर्सत मिली है, भरपेट खरबूजे खाऊंगा। मैं माचे से उतरकर खरबूजे के खेत की तरफ चल पड़ता हूँ। पैर लड़खड़ा क्यों रहे हैं? शरीर इतना हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है? विचार अस्त व्यस्त क्यों हैं? आदमी में पागलपन की शुरुआत कैसे होती होगी? मेरे कपड़े क्या हुए? मैं नंगा कैसे हो गया? मैं खेत के बीचों बीच खड़ा हूँ। कुछ गाने का दिल कर रहा है। इस भरी दुनिया में कोई भी, बेटियां 3 हैं, बेटे का सहारा ना हुआ। ना ना ना, सिर्फ गाने से काम नहीं चलने का। और मैं खरबूजे के खेत में भरतनाट्यम शुरू कर देता हूँ। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार शिवमूर्ति जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी भरतनाट्यम। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और हाइप भी करिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।